यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस है पेपर 1 और पेपर 2। 2 दिन बचे हुए हैं, आज और कल फिर एग्जाम है आपका सीटेट का। तो इसलिए मैं सोचा कि 2019 का मैं 18 का छोड़ के या 16 का छोड़ करके मैं 19 का करवा रहा हूँ। 16 का भी कुछ करवाया था, एक पार्ट करवाया था, दूसरा पार्ट छोड़ दिया हूँ। 19 का करवा रहा हूँ, लेटेस्ट है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि करंट में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि वो पेपर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पेपर 2019 का इसलिए करवा रहा था ताकि करंट में पता चल सके कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कैसा पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं लास्ट में बोल देता हूँ आप लोग से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो फेसबुक का हो, टेलीग्राम का हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप का हो। ठीक है, चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। दिसंबर 2019 सीटेट प्रीवियस है सोशल स्टडी। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में यदि कोई कंटेंट आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन करता चला जाता हूं। ठीक है, आज मैं हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, कल लास्ट में 30 क्वेश्चन इसके करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रांतोस पर्वत है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है हिमालय पर्वत, दूसरा कह रहा है अल्पे अपलेशियन अपलेशियन ठीक है, अपलेशियन पर्वत, तीसरा कह रहा है यूराल पर्वत, फोर्थ कह रहा है वास जेस पर्वत। जल्दी से बताएं, वॉस गेस भी बहुत। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी करवा दूंगा और जो एक्सप्लेन करने वाला होगा टर्म मैं जरूर बताता चलो जाऊंगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स रिपीट होते हैं, इसलिए जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो भ्रांतोस पर्वत है इनमें से ऑप्शन नंबर 4 जा रहा है। वास जेस जो पर्वत है वो एक भ्रांतोस पर्वत है। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। वीडियो कटने ना रहा है, नहीं कटेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, कथन दिया हुआ है 1 और 2। अब हम उसमें से हमें क्या सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन आपके पास नीचे दिया गया है। पहला कथन कह रहा है पृथ्वी, यहाँ पहला कथन दिया हुआ है, कथन 1 कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा कथन कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, मतलब दो कथन है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। दूसरा कथन में कह रहा है कि वो एक चक्कर पृथ्वी के चारों तरफ भी लगाता है, प्लस क्या है वो अपने अक्ष पर भी पूरा पूरा एक चक्कर पूरा करता है, और जो अपना चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ वो 27 दिन में पूरा पूरी लगभग करता है। अब नीचे पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मैं अपने मन से पढ़ देता हूँ या बोल देता हूँ, क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैटर हमें यहाँ पर ध्यान देना और इन पर ध्यान देना है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो पहला कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है और बी बी सही व्याख्या है ए का। दूसरा कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा कह रहा है, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी सही है कि हाँ, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखता है। उसका कारण क्या है कि वो पृथ्वी जो चक्कर लगाता है चंद्रमा पृथ्वी का पूरे पूरे लगभग 27 दिन में लगाता है, जितने पृथ्वी घूमती है, प्लस वो क्या करता है अपने अक्ष पर भी पूरा एक चक्कर भी लगाता है। यही कारण से हमें वो दिखता नहीं। तो आंसर 1 सही जाएगा। दोनों कथन सही है और जो बी है व्याख्या करता है ए का, सही सही। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन में 33 क्या कह रहा है। 33 कहता है यहाँ पे कायांतरित सेल, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, कह रहा है 33 यहां पर कहता है कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ए बी सी कथन फिर से दिया, उस पर सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन की ओर चलना है। तो पहला कथन क्या कहता है, अग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहां पर कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तीसरा कह रहा है संगमरमर एक कायांतरित सेल है।
अब बताइए इनमें से कौन सा सही है, आप इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके इसका आंसर देखिए, देखिए 30 में आपके कितने सही होते हैं। मूल्यांकन खुद का करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। इसको अभी कभी जरूर शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाए जिसे ये खास जरूरत होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा, तीनों सही है, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। क्यों? देखिए अग्नेय और अपसादित सेल जो है वो बहुत हैवी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण पिघल कर कायांतरित सेल में परिवर्तित होते हैं, मतलब फॉर्म चेंज करते हैं वो, ये सही है। दूसरा कह रहा है कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलते हैं और द्रविड़ मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है संगमरमर उसका एक कायांतरित सेल का एक तरीके पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है मध्यमंडल, दूसरा कह रहा है बहिर्मंडल, तीसरा कह रहा है वहमंडल और फोर्थ कह रहा है समताप मंडल। आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा ऑप्शन आगे पीछे है, कोई बात नहीं। चार ऑप्शन है मध्यमंडल, वह वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल, फोर्थ कह रहा है समताप मंडल। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 स्क्रीन पर यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही है स्क्रीन पर। चलिए तो अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड प्रवेश करते हैं, अब वो उल्का पिंड प्रवेश करके जल जाते हैं, वो होता है मध्यमंडल में। क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 35, याद रखिएगा समताप मंडल में एरोप्लेन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 आज का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ। अब ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है, ये किससे जुड़ा हुआ, ये सवाल है। पहला कह रहा है लोगों के आवागमन से, दूसरा कह रहा है घरों की आसपास बनावट से, तीसरा कह रहा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, और फोर्थ कह रहा है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है। ऋतु प्रवास, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे बाबा इसका आंसर सीधा होगा भाई। ऋतु प्रवास वैसे कहते हैं जब ऋतु के समय या मौसम के अनुसार लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलते हैं, आवागमन से संबंधित है। बात समझ में आ गया, ऋतु प्रवास समझ में आ गया ना। मान लीजिए अभी ठंड का समय है तो वो क्या करेंगे, गर्म इलाके में चले जाएंगे, और जब गर्मी का समय आएगा तो वो ठंड वाले इलाके में चले जाएंगे। साथ में साथ वो क्या करते हैं, अपने साथ वो अपने जो पशु चारागाह होते हैं या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल उनके लिए होते हैं उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 36 क्या कहता है, उस पर कथन दिया हुआ है 2 गो, और उस पर हमें विचार करना है, ठीक है। और विचार करके उसके सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है ये पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। थोड़ा ब्लर है, याद रखिएगा, जो भी गूगल से मिलता है पीडीएफ में वही डाउनलोड करूंगा ना। और एक बात मैं बताता हूँ, ग्रुप से ज्वाइन करिए, मैं हर चीज़ का पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी एवं पूर्वी पवने इनके उदाहरण है। अब बताइए कौन सा इसमें सही है। पहला कह रहा है एक सही है 2 गलत है, दूसरा कह रहा है एक गलत 2 सही है, तीसरा कह रहा है दोनों सही है, और फोर्थ कह रहा है दोनों गलत है। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है दोनों सही है, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, ये जो पवने होते हैं ये वर्षा भर चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इनके जो नाम है ना उनके दिशा के आधार पर, वो जिस दिशा में बहते हैं उसके आधार पर इनके नाम पड़ते हैं, ठीक है। तो पूर्वैया हवा हम लोग कहते हैं, है ना, तो इसलिए उनका नाम इसके उदाहरण है एक तरीके से। समझ में आ रहा है। आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। अब ब्राजील का जो कंपोस है घास मैदान है, ये याद रखिएगा, और वेनेजुला का लानोस है, ये किसके उदाहरण है। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, दूसरा कह रहा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के स्थल, फोर्थ कह रहा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, और सॉरी तीसरा था, फोर्थ कह रहा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आंसर बताइए क्या होगा। अब मैं थोड़ा करीब कर लेता हूँ स्क्रीन को खुद के, है ना, ब्लर थोड़ा दिख रहा था। चलिए क्या करूँ, चश्मा पहनता हूँ ना। देखिए इसका आंसर होगा ये सब सारे उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से आपको विकल्प दिया गया, देख रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न, विकल्प जैसा मतलब नेट और टीजीटी पीजीटी से भी एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन सीटेट का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ता है कभी कभी। कह रहा है यहाँ पर 2 कथन है, उसका सही कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। विकल्प है यहाँ पर, पहला कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला
परिवर्तन है। दूसरा कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक तरीके से मैं बता रहा हूं ये दोनों गलत है। क्या दोनों गलत है? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्लियर है? ये जो जलवायु वायुमंडल में दिन पर दिन होने वाले परिवर्तन है, ऐसा नहीं है। और दूसरा कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ, यहाँ जो सिर्फ लगा दिए गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करते, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं 39 क्या कह रहा है। 39 यहां पर कहता है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान कीजिए। अब इनमें से दो को लक्षण दिया हुआ है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ये ऊर्जा है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। ठीक है, तो पहला लक्षण इसके क्या है? पहला कह रहा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब सबसे पहले यहाँ पर कैच करिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर स्रोत हमें पकड़ना है। ठीक है, तो क्या बायोगैस है, क्या भूतापीय ऊर्जा है, क्या मोम है? जल्दी से बताइए। अच्छा, दूसरा भी मैं पढ़ ही देता हूं। कह रहा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू बी सरफेस। ठीक है भाई, इंग्लिश से ठीक है। कह रहा है दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू बी सरफेस। जब हम इसे धरातल पर लाते हैं, एक लाइन में समझिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, धरातल पर लाते हैं, वो क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल को। अब बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। क्लियर है? इसे हम कह सकते हैं एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब परंपरागत ऊर्जा क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, गड़बड़ मत करिएगा। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है भारत का शोध संस्था मैत्री कहाँ स्थित है? लड्डू सा सवाल है, एक नंबर तुरंत आप उठा सकते हैं। कहाँ पर है? ये है अंटार्कटिका में। मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर है? आगे चलते हैं। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। अब पूछ रहा है खनिज के बारे में, जो सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर है? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा, मैंने बहुत सारे करवाए हैं, फटाफट रिवीजन मार दिए। मैंने जब 2017 नहीं 18 में जब एग्ज़ाम दिया था, जब क्वालिफाई किया था 18 का, उस समय मैंने लास्ट 7-8 दिन में पूरा पूरा रिवीजन किया था। और लास्ट के तो 24 घंटा मैंने प्रीवियस ईयर बार बार देखा था। ठीक है, कम से कम 7 ईयर का 24 घंटा मैंने लगभग, अच्छा टाइम नहीं बताऊंगा, 12-15 घंटा मैंने उस दिन दे दिया था लास्ट वाले दिन में। ठीक है, तो आप लोग भी दे दीजिएगा, रिवाइज करिएगा। जिन लोगों ने वीडियो पहले देख रखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में दोबारा एक बार थोड़ा सा स्पीड में ही देख लीजिए, काम चल जाएगा, एक दिन का बात है। चलिए, कह रहा है खनिज के बारे में हमें गलत कथन को चयन करना। पहला कह रहा है ये कह रहा है यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। और फोर्थ कह रहा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। ये सभी, इसका आंसर होगा ये सभी क्या है? अधात्विक होते हैं। याद रखिएगा, खनिज के बारे में ये कहना गलत है, ये सभी अधात्विक होते हैं, ये कहना गलत है। बात बाकी ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, सही बात है। दूसरा कह रहा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन, सबका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, बॉन्ड होता है उनका, ये भी सही बात है। वे विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही बात है। आपको पता होगा मैदानी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र और पठार वाले क्षेत्र होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 42 मिलान करने वाला है। अब जल्दी से हम लोग मिलान करेंगे। क्या कह रहा है? ऊपर दिया गया है नर्मदा घाटी, वज्जी, तीसरा है गारो पहाड़ियाँ, फोर्थ है गंगा घाटी, और फिफ्थ है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। और दूसरी तरफ आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है आरंभिक गणतंत्र, दूसरा कह रहा है अखेटा का संग्रह, तीसरा कह रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व का शहर, फोर्थ कह रहा है प्रथम नगर, फिफ्थ कह रहा है आरंभिक कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है, आराम से सॉल्व करिए, मैच करिए कौन सा किसका जाएगा। सबसे पहले नर्मदा घाटी है वो अखेटक और संग्राहक के पास जाएगा, तो एक का दूसरा सही जा रहा है, तो एक का 2 जहां मिलेगा उसे हम लोग रखेंगे। एक का 2 ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमें आंसर एक ही बार में मिल गया। एक का 2, अच्छा वज्जी कहाँ जाएगा? जिसको वज्जी, हाँ वज्जी ही पढ़ेंगे इसे। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? इसका आरंभिक गणतंत्र हम लोग कहते हैं, तो दूसरा का पहला जाएगा। ठीक है, फिर गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ हमारा जाना चाहिए आरंभिक कृषि,
ये भी सही, ये मिल रहा है, ये भी सही है। और सिंधु घाटी एक बच गया हमारा फोर्थ प्रथम नगर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। आप इसे मैच कर लीजिएगा, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 5, 4 का 3 और 5 का 4। आगे मैं बढ़ता हूं, इसका मैच करने वाला दे देता है तो थोड़ा टफ बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 43 देखिए, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही मिला तो नाराज मत होइएगा क्वेश्चन पेपर को लेकर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे मिल नहीं रहा है कोई। मैंने बोला था मेल करने के लिए, व्हाट्सअप करने ग्रुप, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है मेरे लिए। मुझे थोड़ा सा हेल्प कोई नहीं करने वाला है ना, कोई नहीं करता है, मुझे खुद ही करना। मैं देखूंगा, खोजूंगा, किसी से मांगूंगा ओरिजिनल पेपर, ठीक है। 19 का पेपर मेरे पास नहीं है। कह रहा है नीचे दो कथन है, ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियां और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए। ठीक है भाई, दो कथन है हमारे इतिहास के बारे में। क्या कथन है देख लेते हैं। पहला कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है, पहला कथन तो ये दे दिया है। दूसरा कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लगाना समस्यात्मक है। अब बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, पहला पहला जो टर्म है, पहला टर्म जो है हिंदू मुस्लिम जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि, उपयुक्त है, ये सिर्फ यही उपयुक्त कालावधि क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। पहला कहीं ना कहीं सही है। पहला क्या है? सही है, क्योंकि हमारा जो इतिहास बांटा गया है एक तरीके से धर्म के आधार पर ही बांटा। तो दूसरा क्या कह रहा है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लगाना समस्यात्मक है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला तो सही है, पहला सही है, दूसरा दूसरा गलत होगा। पहला सही और दूसरा गलत होगा, लेकिन उपयुक्त नहीं। फाइनल टच में दे रहा हूं ऑप्शन नंबर 4, पहला गलत और दूसरा सही। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 44 में। कह रहा है, यहां पर कहता है नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ठीक है, दो कथन फिर से दिया हुआ है। पहला कथन कहता है कई चित्रों में आपने आसपास के बदलाव और उपहास किया है, बदलावों का उपहास किया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बताइए कौन सा संदर्भ सही है नई लोकप्रिय भारतीय कला या आर्ट के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर आर्ट के बारे में। ठीक है, कौन सा सही है इसमें बताइए आप, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें से जो ऑप्शन है दोनों कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, व्याख्या किया गया है वो गलत है। जो ए का जो व्याख्या किया गया बी के द्वारा वो गलत है। ठीक है, मैंने देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। दोनों सही है, लेकिन जो व्याख्या किया गया बी ए का वो गलत है। आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। देखिए, ये मैंने जो ओरिजिनल आंसर सी बोर्ड क्या मानी है मैंने देखा नहीं है। ठीक है, बट मैंने टॉप मोस्ट जो लगभग लगभग सही आंसर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यही आंसर भी सही जाएगा। शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो चार सेट में जो मिस्टेक होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं पार्टिकुलर सीटेट का टीचर नहीं ना हूँ, है ना। मैं मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ाता हूँ, तो हर चीज़ का नॉलेज होना कभी ना कभी मिस्टेक होता है, ठीक है, इंसानों से। आगे कहता है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। ठीक है भाई, आरंभिक विषय है, उसके बारे में कौन सा एक प्राथमिक स्रोत है। पहला कह रहा है कांगड़ा स्टाइल
जो शैली होता है कि चित्रकला। दूसरा कह रहा है गिरनार का शैल अभिलेख। तीसरा कह रहा है पादशाहनामा चित्रकला। और फोर्थ कह रहा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला कौन सा हमारे आरंभिक मानव इतिहास का एक प्राथमिक स्रोत है। चार ऑप्शन में देखिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है बहुत यूनिक रहा है। आपको सांची का भी स्तूप पता होगा, वो भी एक यूनिक है, गुफाएं हैं वहां पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है बहुत बड़ा एक प्रूफ हमारे पास है प्राचीन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बारे में। क्लियर है। 46 क्या कह रहा है ब्रिटिश काल से ऑप्शन पहला कह रहा है सरकारी संस्थाओं में। दूसरा कह रहा है कि निश्चित फीस लेकर। तीसरा कह रहा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। और फोर्थ कह रहा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। और ये वार्षिक परीक्षा के माध्यम ऐसा कोई टर्म नहीं है, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं है। अब ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ब्रिटिश काल से पहले जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में थी वो साल भर थी। कब नहीं होती थी, जब खेती में कटाई का समय होता था, इस समय लोग मिलजुल के काम करते थे, इसलिए शिक्षा व्यवस्था उस समय रुकी हुई रहती थी। क्लियर है। 47 कहता है नीचे दो कथन है ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। ठीक है भाई, दो कथन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कथन 1 और 2 है, ठीक है। पहला कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब बताइए कौन सा सही है 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय जब हुआ था उसके बारे में। अब ये मत बोलना कि ये कहाँ से सवाल है, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, 8-9 से टच में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन में पढ़ने लगूं बहुत लंबा टाइम जाता है। इसका सीधा सीधा आंसर बताऊंगा। जो कथन 1 है गलत है। कथन 1 क्या है, वो गलत है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन बी सही है। बी क्या है, बी कथन सही है, ठीक है। अब व्याख्या व्याख्या का बात अलग है, ठीक है। व्याख्या का बात तो ऑप्शन तीसरा सही जा रहा है। ये सीधा सीधा बात है कि ऑप्शन सॉरी फोर्थ जा रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है। आगे मैं बढ़ता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 48 कह रहा है बीसीई का तात्पर्य क्या है। बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। सीधा सीधा बात है, बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 48 का 2। आगे मैं बढ़ जाऊंगा, सीधा सीधा ऐसा आंसर होगा। 49 क्या कहता है, 49 कहता है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ये भी महाराष्ट्र से पाया गया है। ये कॉमन सा सवाल है, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया सवाल है, इसलिए मुझे तुरंत ये सब याद रहता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये था। कहाँ है महाराष्ट्र, ये यहाँ महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर 2 है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिला, बता रहा हूँ उस समय अवशेष मिले। इवन क्या है उनके जो अंडे के अवशेष उस पर आर्ट भी बनाया जाता था, ये भी सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसको अंडे के जो छाल होते हैं ना, खाल होते हैं ना, उसे जैसे हम लोग फोड़ के फेंक देते हैं ना, उस पर भी पेंटिंग वगैरह आर्ट वगैरह किया गया है, वो पाया गया है, ठीक है। तो ये जो शुतुरमुर्ग हुआ करते थे पूरा पाषाण युग में, ये महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में वो पाया गया है। क्लियर है। 50 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 50 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ये एक विवादित सवाल है आज भी, ठीक है। फिर भी देखते हैं विवादित सवाल कैसे हैं। यदि आपने डीप स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, ये क्यों विवाद है। पहला कह रहा है ऐसा लगता है कि यह शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा कह रहा है यहाँ पर जंगलों का विनाश हो गया हो। तीसरा कह रहा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। फोर्थ कह रहा है संभवतः नदियां सूख गई थी। आंसर बताइए। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जो मूवी आया था मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया कि बाढ़ आ गया था ऐसा करके, है ना। बट वो मूवी पर मत जाएगा, हमें एनसीईआरटी के बेस पर चलना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए ये जो तीसरा नंबर ये गलत है। बाद बाकी सारे ऑप्शन जैसे इतिहासकारों के द्वारा जो बताया गया है ये ऑप्शन सही है। तो ए बी डी, एक मिनट, ए बी डी, हाँ
ए बी डी, सी ना कैंसिल मैंने किया, ठीक है, सी जहां जहां होगा कैंसिल, ठीक है, ए बी डी सही है। ये ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हुआ, जंगलों का विनाश होना और नदियां वगैरह सूख गई है। आगे मैं बढ़ता हूँ, कहता है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ये भी लड्डू सा सवाल है, मैं आंसर सीधा बता दूं, नहीं ऑप्शन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। कह रहा है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा कह रहा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। तीसरा कह रहा है बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति कराना बाकी था। फोर्थ कह रहा है मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। जल्दी से बताइए क्या होगा, महायान धर्म के अंतर्गत क्या हो रहा था। देखिए आपको ब्लर या धुंधला लग रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी मेरा गलती नहीं, पीडीएफ ऐसा मिला है, तो इससे थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँ वीडियो क्वालिटी अच्छा ही डालने का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बुद्ध धर्म की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी। क्लियर है, महायान धर्म के अंतर्गत। 52 कह रहा है खलजी या अच्छा ठीक है खलजी ही बोलते हैं, ठीक है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है, ठीक है। उनके प्रशासन के बारे में 4 ऑप्शन है, सही हमें चुनना है। पहला कह रहा है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार रहा। दूसरा कह रहा है यहाँ पर, दूसरा कह रहा है ओह ठीक तो था, ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, ठीक है भाई। तीसरा कह रहा है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। फोर्थ कह रहा है अलाउद्दीन खलजी या खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। ये तो साफ साफ गलत है, ठीक है। वो रख ही नहीं पाते थे, जैसे वो जीतते थे इलाके में वापस जैसे जाते थे, वो क्या कॉलोनी सिस्टम खत्म हो जाता था, वहां के सामंत या राजा अपने आप को राजा बना देते थे, फिर अटैक करते थे, फिर वही वापस जाते थे। किसी को गवर्नर बना करके जाए या कोई प्रशासन छोड़ के आते तो वो वापस अपने आप को नियंत्रण में ले आते थे, है ना। तो फोर्थ तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दिल्ली से बंगाल का जो सुदूर प्रांत था वहां पर नियंत्रण करना बहुत काफी कठिन था शुरुआती दौर में। बात समझिए, दोनों के प्रशासन ये व्यवस्था में दिक्कतें आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 53 क्या कह रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पूर्व निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। अब कथन गलत पूछ रहा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पूर्व निर्माण के बारे में, ठीक, गलत बताना है। पहला कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। दूसरा कह रहा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा कह रहा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। फोर्थ कह रहा है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकांश जनजातीय जो समूह थे उनका लिखित दस्तावेज, 1 मिनट, हाँ इनका लिखित दस्तावेज बोला है, हमसे गलत पूछा यार, उसका लिखित दस्तावेज है ही नहीं, वो लोग लिखते ही नहीं थे, उनका कोई ऐसा हमें साक्ष्य मिला ही नहीं, वो अपने इतिहास नहीं लिखा करते थे यार। यहाँ कह रहा है पाए गए हैं, ये साफ साफ गलत है ना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहा, हमसे गलत वाले पूछे थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 53 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया या स्थापित किया, कंट्रोल किया। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपे ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। आंसर यही होना चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। तीसरा कह रहा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। फोर्थ कह रहा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। आंसर बताइए क्या होगा। 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय तो ये रिवॉल्ट सक्सेस नहीं हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1858 में क्या हुआ था, ये सवाल है आपसे। नियंत्रण कैसे किया गया था भारत पर, इसका सवाल का उत्तर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण था सारा ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत चला गया था, ठीक है, ताकि यहाँ की व्यवस्था साम्राज्य का हाथ में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हट करके। क्यों, क्योंकि भारतीय मामलों में ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्था प्रशासन चला सके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 55 क्या निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता कौन सा है, ये सवाल है।
तो अच्छा कौन सा नहीं है ये सवाल है। पहला कह रहा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा कह रहा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा कह रहा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, फोर्थ कह रहा है जनता को मतदान का अधिकार। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए हम लोग जो है ना इसका आंसर गलत पूछा है ना, तो याद रखिएगा हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग एक तरीके से अप्रत्यक्ष रहते हैं, जबकि हम लोग मतदान का अधिकार है हमें, ठीक है। मतदान द्वारा प्रतिनिधित्व तो हम लोग चुनते हैं, सांसद या एमएलए हम लोग चुनते हैं, एमपी एमएलए, और प्रतिनिधियों के हाथ से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिन्हें हम चुनाव करके लोकसभा भेजते हैं, वही तो भाई कानून बनाते हैं ना। अब कानून बनाने में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारा इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष दे दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 कह रहा है, कहता है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लड्डू सा सवाल है, आंसर बताइए क्या होगा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, चार में से कौन सा होगा। छोटा तिब्बत लद्दाख होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, लद्दाख, इसको कोल्ड डेजर्ट भी हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 57 कह रहा है भारत में अपीलीय प्रणाली या ये क्या कर रहा है, अपीलीय सिस्टम इज इन व्हाट इज द अपीलेट सिस्टम इन इंडिया। भाई साहब हिंदी इतना शुद्ध मिल जाता है। भारत में अपीलीय प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है भाई, और में था चलिए क्या होगा ऑप्शन, आंसर ऑप्शन कहता है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा कह रहा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा कह रहा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, फोर्थ कह रहा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे अपीलीय प्रणाली वो होता है ना, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो डिसीजन हुआ है निचले लेवल पर वो सही नहीं हुआ है निचली अदालत में, तो आप क्या क्या करते हो, उसके ऊपर वाले अदालत में जाते हो, इसी को हम लोग अपीलीय अदालत कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, सीधा सीधा जवाब था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ऑफ 4 जाएगा। जब निचली अदालत पर आपको अपने क्या होता है रिजल्ट से सुनवाई से संतुष्टि नहीं मिलता है, तो आप ऊंचे ऊपर वाले अदालत में जाते हैं, इसी को हम लोग अपीलीय प्रणाली कहते हैं। 58 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। फिर से पूछा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण पूछा, नहीं है या विशेषता नहीं है। पहला कह रहा है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, दूसरा कह रहा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तीसरा कह रहा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, फोर्थ कह रहा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्ण नदियां मौजूद है। आंसर बताइए क्या होगा। हमसे पूछा है नहीं वाले, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो महानदियां कृष्णा, ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछा, याद रखिएगा। अब महानदियां कृष्णा भाई कहां पर है यार, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 58 जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अब अफ्रीका के बारे में कौन सा सही है। पहला कह रहा है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा कह रहा है यही यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखाएं गुजरती है, ठीक है भाई, यही आंसर होना चाहिए। फोर्थ, तीसरा कह रहा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, फोर्थ कह रहा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। भाई साहब ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अफ्रीका के बारे में सही कथन, अरे यार ये यूराल पर्वत क्या है, एशिया से अफ्रीका को अलग करें, ये तो यूराल यूरोप और एशिया के संबंध में है, ठीक है। ये क्या कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध, ये कोई बात नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन, ये भी बात सही नहीं। बेटर ऑप्शन क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों अफ्रीका में ही क्रॉस करता। आप मैप यदि आपको याद होगा आप पकड़ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा सवाल को, कह रहा है दक्षिणी भाग का जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश शरद ऋतु में वर्षा होती है, कारण पूछ रहा है। पहला है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, दूसरा कह रहा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, तीसरा कह रहा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर सागर की तरफ बहती है, फोर्थ कह रहा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। अब बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1, ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन जो स्थल भाग में लौटकर बंगाल की खाड़ी ओर की ओर बहती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अभी मैं 30 रखता हूँ, बाद कल मैं बाकी 30 लेके आ जाऊंगा। मैं देखता हूँ अभी रात भर में पीडीएफ मुझे कोई बेटर मिल जाता है तो मैं पीडीएफ चेंज कर दूंगा इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और लग जाइए लास्ट 24 घंटा जो भी है दम लगा दीजिए, ठीक है। जितना भी है मैं अपना एफर्ट दे ही रहा हूँ, बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट जो करें उन लोगों तक तो पहुंचे जिसे ये खास जरूरत है, ठीक है। बाद बाकी वीडियोस प्ले लिस्ट में आई बटन में लगा दूंगा, और प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं।